हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करके, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन अपने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.2 अपन कंप्लीट कर देंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। देखो क्या कह रहा है 10 नंबर। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक बार अपन ने मान लिया है ना कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे दिया आपको 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे दिया आपको 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नहीं और बी नहीं, ए नोट एंड बी नोट दे दी आपको इतनी। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं चेक करनी है अपन को, है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, है ना। तो क्या मान लें ए और बी घटनाएं हैं, स्वतंत्र नहीं बोलेंगे, चेक करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन में शायद मिस प्रिंट है। मान लें ए और बी घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर ये और ये दिस, है ना, गिवन। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगे? जब इन दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन दोनों के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये इक्वल आ गया तो है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो चेक करते हैं जो चीजें दे रखी हैं पहले वो लिखते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू क्या है 1/2, कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स क्या दे रखी है 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नोट इंटरसेक्शन एंड बी नोट वो क्या है 1/4, ठीक है। तो देखो अपन को क्या करना है ना, इसका डिमॉर्गन्स लॉ है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी का होल नोट इक्वल्स टू 1/4। हमें पता है सिंस हमें पता है, क्या पता आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नोट, है ना। डी मॉर्गन्स लो, है ना, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिखूँ मैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1/4 सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डैश या ए नोट इक्वल्स कितना होता है 1, है ना। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिखते हैं 1 माइनस, है ना, ठीक है। 1 माइनस इसकी जगह लिखूँगा 11th क्लास का फॉर्मूला है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या होगा 1/4। ये फॉर्मूला 11th क्लास का। वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 इसके आगे माइनस है तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 7/12 और ये क्या हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना है 1/4। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आएगी मेरे पास। फिर मैं चेक करूँगा कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। अगर आ गई तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये सारी वैल्यू उस तरफ ले जाके एलसीएम ले लेंगे ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 इधर जाएगा प्लस 7/12 माइनस 1 अपॉन में 1, एलसीएम लिया 12 तो 3 + 6 + 7 माइनस 12 7 6 13 और 6 16 में से 4 गए तो 16 में से 12 गए तो 4/12 काट दिया तो 1/3 ए इंटरसेक्शन बी। ये इसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इस पूरी को मैं क्या मान ले रहा हूँ फर्स्ट, ये दोनों मिला के फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। ये वाली जो वैल्यू है क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है क्या, तो आपने देखा नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 7/24, है ना। क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
सिंस रीजन दे दो, इसकी वैल्यू कितनी है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 डज नॉट इक्वल्स टू 1/3 है, डज नॉट इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू 1/2 इंटू 7/12, ठीक है। तो 1/3 इक्वल डज नॉट इक्वल्स टू 7/24, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ठीक है। 10th नंबर हो गया। 11th नंबर चेक करते हैं। 11th नंबर में क्या है, देखो क्या है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है ना, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, जहां पी ए इक्वल टू दिस है और पी बी इक्वल टू दिस है, तो ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। हाँ, तो आंसर में गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी दे दी 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे दी 0.6, और हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और एंड बी। ए एंड बी को क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों, क्योंकि अपन ने रीजन दे दिया ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उन दोनों की एक साथ अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या आई 36-18 0.18, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी नोट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और हिंदी वाले और का मतलब क्या है, एंड के लिए इंटरसेक्शन, बी नहीं का बी नोट, है ना, क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी नोट, है ना। ये अपन ने प्रूफ भी किया था एक एग्जांपल के अंदर कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन शो दैट, फिर मैंने आपको बताया भी था कि इफ, है ना, ये याद रखना अगर आपको याद नहीं है तो, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, देन ई एंड एफ डैश इंडिपेंडेंट होंगे, एफ डैश एंड ई भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, और ई डैश ये यूं लिख दो, ई एफ डैश तो ही क्या, हाँ, फिर क्या होगा, ई डैश और एफ इंडिपेंडेंट होंगे, और इसका मतलब क्या होगा, ई डैश एंड एफ डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ये मैंने आपको नोट में भी लिखवाया था इंट्रो पार्ट में, और नहीं भी आपको याद है तो याद रखना कि ई और एफ अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ए डैश एंड एफ डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ना। तो ये दोनों क्या है, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, है ना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल्स टू, इसकी तो वैल्यू है मेरे पास, कितनी है 0.3 इंटू 1 माइनस, इसकी जगह लिखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल्स टू 0.3 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिखूँगा 0.6, अरे समझ में आ गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बी नोट क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये क्या होगा 0.3 इंटू 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट कुछ 4-12 0.12, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ये ऐसे हटा रहा हूँ, आप नोट कर लें, अगर आपको पता नहीं है तो नोट कर लें, ये दोनों बातें सही, सारी बातें, है ना, नोट में लिख लें ये वाली बात, कहीं कोने में खोपचे में टिका देना। चलो जी, हाँ, इसका रीजन भी यही है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। थर्ड पार्ट देखो, इसका क्या है, ए या बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या के लिए और के लिए यूनियन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 11th क्लास का फॉर्मूला ये है, तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू कितनी है 0.3 प्लस बी की 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.18, है ना।
तो 0.90 माइनस 0.18 है ना, पॉइंट के बाद 9 के बाद 0, ठीक है। तो 8 0.8 नहीं 72 18 70 80 90, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ठीक है। ए नोट है ना, इसकी जगह फोर्थ पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई नहीं, मतलब ए नोट एंड बी नोट, ए नोट एंड बी नोट है ना। इसकी जगह अपन कैसे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी जगह यूँ लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, एक तो ये वाला है ना। फिर इसमें क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी है 0.3 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी है 0.6, तो हो जाएंगे 0.7 इंटू 0.4 7 चौक 28, तो 0.28। एक तो तरीका ये है इसका, है ना, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज में लेके ना। एक इसकी प्रोबेबिलिटी मैं किस खोपचे में बता दे रहा हूँ, वो आप करना चाहो तो कर लेना, कि डी मॉर्गन्स लॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नोट, है ना। और इसकी जगह क्या लिखेंगे फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना 72, है ना, ये सब ट्रैक करूँगा तो ये आज। तो दो तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों सही हैं, चेक कर ले रहे हैं बस आंसर। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th, क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th 13.2 में 10th है ए और बी स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नहीं है नहीं डिपेंडेंट है। 11th में फर्स्ट है 0.18, सेकंड है 0.12, थर्ड है 0.72 और फोर्थ है 0.28, बिल्कुल सही है सारे क्वेश्चन। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या करेंगे, पासे को 3 बार उछाला जाता है ना, एक डाई को 3 टाइम टॉस किया गया, ठीक है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो ना। तीनों बार में से एक डाई है उसको 3 टाइम टॉस किया गया ना, 3 टाइम टॉस किया गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, पहली बार में 6 ऑप्शन, दूसरी बार में 6 ऑप्शन, तीसरी बार में 6 ऑप्शन, तो 216। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 11th क्लास, ठीक है। टोटल आउटकम्स तो इतने होगी, है ना। तीनों में से कम एक बार क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। और डाई पे ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5, है ना। या तो इस पे ऑड आ जाए तो 3 ऑप्शन, या इस पे ऑड आ जाए 3 ऑप्शन, नहीं सॉरी ऑड आना चाहिए ना, इस पे ऑड आ जाए, इस पे ऑड आ जाए, ऑड आ जाए, तीनों पे जरूरी नहीं है, कम से कम या तो फर्स्ट पे ऑड आ जाए, एक डाई पे ऑड आ जाए, कम से कम एक बार विषम संख्या का मतलब क्या है कि पहली डाई पे या तो एक डाई पे ऑड आ जाए, या 2 पे ऑड आ जाए, या तीनों पे ऑड आ जाए, कम से कम एक डाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं उतने, है ना। तो देखेंगे कैसे करते हैं आंसर में। एक पासे को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 216, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूं ये एक इवेंट डिफाइंड किया ना, तीनों उछाल पे सम संख्या है ना, तीनों उछाल पर या तीनों पासों पर सम संख्या है, तीनों पासों पर क्या है सम संख्या है, ये एक इवेंट डिफाइन कर दिया ना। तो तीनों पासों पर सम संख्या हो ना, तीनों पासों पर सम संख्या हो तो कितने इसके कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे। सम संख्या कौन सी होती हैं 2 4 6, इनमें से कोई एक आएगी तो 3 ऑप्शन इसके लिए, 3 इसके लिए और 3 इसके लिए, तो कितने 3 3 होती है 27, कितने ऑप्शन है 27। Therefore number of element in E equals to 3 into 3 into 3 equals to 27। समझ में आया कि तीनों डाई पे क्या आना चाहिए इवन नंबर आए, तो कौन से हैं, इस पे भी 3 ऑप्शन है 2 4 6, इस पे भी 3 ऑप्शन है 2 4 6, इस पे से 3 ऑप्शन है 2 4 6, तो 3 into 3 into 3 27। Therefore probability of event E equals to number of
एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और ये वाला फॉर्मूला अपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक पासे को फेंकेंगे तो जितने भी आउटकम हैं, एक पासे को 3 बार फेंकेंगे तो जितने भी आउटकम है वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं। देखो ना ऐसे पैर ही तो बनेंगे कि 1 1 1 1 2 2 1 इस तरह से बनेंगे। तो इसकी 1/6 एंड इसकी 1/6 एंड इसकी 1/6, तो 1/216 सारे आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/216। तो इक्वली लाइकली है, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे, है ना। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स क्या हो गया, 27/216। 6 1 7 2 9 और 9 की टेबल में 3, 9 की टेबल में 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 8 तिया 24, 1/8। ये कौन सी इवेंट है जिसमें तीनों डाई पे क्या है, इवन नंबर है। और मुझे कौन से चाहिए, कम से कम एक, तीनों डाई पे ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, तीनों डाई पे क्या है, इवन नंबर है ना। और मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक डाई पे क्या हो, ओड नंबर हो, कम से कम एक डाई पर क्या हो, ओड नंबर, है ना। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम, है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 ओड नंबर, है ना, कम से कम एक बार विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - PE। बोले सर ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला नहीं है, तो ये तो क्या है, आपकी प्रैक्टिस से आपको पता चला कि ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि तीनों डाई पे इवन नंबर है। तीनों डाई पे इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, कम से कम एक डाई पे क्या होगा, ऑड नंबर हो गया। तो एक पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, तीनों पे हो सकता है, और मुझे वही चाहिए, है ना। ये किसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों डाई पे इवन नंबर है और एक में से घटा देंगे तो कम से कम एक डाई पे क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। तो देखो क्या है, 1/8 एलसीएम लूंगा तो 8 8 - 1 तो 7/8, ये आंसर है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 13.2 में क्वेश्चन नंबर 7/8 बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं कि 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट के 2 बॉल किसी बॉक्स से निकाली जाती हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कैसे इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है ना, क्योंकि एक गेंद निकाल के साइड में रख दी तो दूसरी जब निकालूंगा तो उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो साइड में, टोटल आउटकम भी क्या होना चाहिए, चेंज। ठीक है, बॉक्स में 10 काली व 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद लाल हो, प्रथम गेंद काली व दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो ना। इन सब की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखते हैं, जो पहले गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं। गिवन रेड बॉल है ना, काली बॉल है, ब्लैक बॉल, काली बॉल इक्वल्स टू कितनी है 10, और लाल बॉल गेंद या बॉल गेंद है, गेंद लिख दो, लाल गेंद कितनी है 8। ठीक है, इसलिए कुल गेंद बराबर कितनी होगी 18, है ना। अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। माना 2 गेंदें हैं, इसमें इवेंट डिफाइन करके भी कर सकते हो ना, सारे क्वेश्चन यूं कर लेना। चलो मैंने 2 इवेंट डिफाइन कर दिए कि प्रथम गेंद क्या है, लाल है, और F डिफाइन कर दिया कि दूसरी बॉल भी क्या है, दूसरी गेंद लाल है। ठीक है, ठीक है, 2 गेंद खींच रहे हैं एक के बाद एक, और दोनों कैसी है, लाल है, तो पहली भी लाल दूसरी भी लाल है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यहां से लिख देना, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए 18। तो क्योंकि बॉक्स से बॉल निकालने की जो 18 गेंदें उनकी सबकी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/18 1/18 है ना, तो इक्वली लाइकली है ना, इसलिए ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कौन सा है, प्रथम गेंद लाल है, और लाल गेंद के कितने हैं अनुकूल परिणाम 8 बट्टे कुल कितने हैं 18, 2 की टेबल में 4/9। ठीक है, दूसरी गेंद लाल है, बिना प्रतिस्थापित करे निकाले ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन E हैज बीन अकर्ड, है ना, E हैज बीन अकर्ड ना, बिना प्रतिस्थापित करे निकाल दें, और घटना E घटित हो चुकी है ना। मैंने आपको बताया था जब विदाउट रिप्लेसमेंट के जो भी इवेंट होंगे वो डिपेंडेंट इवेंट होंगे। डिपेंडेंट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी, 2 इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E फर्स्ट इवेंट
इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, एज्यूम्ड है ना, अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट इवेंट अकर है ना, ठीक है। चलो तो f की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा तो ये हम मान के चलते हैं कि ये हो चुका है ना। तो अब देखो टोटल 18 गेंद थी जिसमें से लाल कितनी थी 8, एक निकाल के साइड में रख दी तो लाल कितनी बची 7 और टोटल कितनी बची 17 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड। तो वैल्यू पुट कर दो 4/9 इंटू 7/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 7 चौक 28/17 17 निम्मा 153। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखते हैं प्रथम काली, ये क्या है प्रथम गेंद काली और एफ क्या है दूसरी गेंद काली। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, काली गेंद कितनी है, काली फर्स्ट गेंद काली है ना, तो काली कितनी है 10/18, 2 से काट दिया तो 5/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड, दूसरी गेंद कैसी है लाल है ना, प्रथम गेंद काली दूसरी लाल है, दूसरी क्या है लाल, दूसरी कैसी चाहिए आपको लाल। तो लाल गेंद कितनी है 8 है, लाल गेंद पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहली गेंद जो निकली थी वो काली थी, उसको साइड में रख दिया तो लाल तो वो की वही है 8 है, कुल गेंद क्या होगी चेंज होगी, कितनी होगी 17 है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड। तो 5/9 इंटू 8/17, तो 8×5 40/17 निम्मा 153। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई, एक गेंद काली और एक गेंद क्या है लाल है ना, एक गेंद काली दूसरी लाल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काली, एक गेंद एक काली, या यूं लिख दो है ना, या यूं लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक काली तथा दूसरी लाल है ना। उसमें इसने बोला नहीं कि फर्स्ट काली या सेकंड काली है ना, दोनों में से कोई एक गेंद काली हो सकती है। तो कैसी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी मतलब फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक, या कैसे हो सकती है यो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर मतलब ये मैंने क्या लिखा कि फर्स्ट गेंद रेड सेकंड ब्लैक, या कैसा हो सकता है कि फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड है ना, क्योंकि एक गेंद काली चाहिए तो वो कैसी भी हो सकती है, पहली भी काली निकल के आ सकती है दूसरी भी काली निकल के आ सकती है, तो वो लिखा ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है ना, तो पहले लाल गेंद कितनी आएंगी 8/18 इंटू, ये और के लिए पहले यूँ लिख दो ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी, और के लिए क्या लगेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर है ना। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। इसको यूं भी लिखते हैं, आर इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन के लिए भी क्या लिखते हैं एंड आर है ना। तो उसको क्या लिखूँ, एंड के लिए इंटरसेक्शन बी, और के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर है ना। हाँ तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन आर हैज़ बीन अकर्ड। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन आर हैज़ बीन अकर्ड है ना। मतलब दोनों गेंद में से पहली लाल एंड दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक और दूसरी लाल हो सकती है ना। ठीक है, ये लिख दिया, ये तो लैंग्वेज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है ना। अब क्या हुआ, पहली लाल निकली और डिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि बिना प्रतिस्थापित के निकाल रहे हैं, तो दूसरी क्या होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ना। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लाल गेंद कितनी है 8, तो 8/18 इंटू ब्लैक कितनी है 10/17 प्लस बी ब्लैक कितनी है 10/18 इंटू और लाल कितनी है 8/17। काट दो 2 की टेबल में 4, 2 की टेबल में 9,
2 की टेबल में 5, 2 की टेबल में 9, तो 40/153 प्लस 40/153 एलसीएम आया 153, 40 प्लस 40 तो 80/153। चेक कर ले रहे हैं आंसर, तीनों आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13th में फर्स्ट में 16/81, 20/81 है ना, 16। क्वेश्चन क्या था 13th में, एक बॉक्स से बिना पता 10 काली और 8 है लाल गेंद, 10 तो ब्लैक और 8 लाल है ना, 18 होगी। दोनों गेंदें लाल हैं, पहली लाल होगी तो 8/18, 4/9 ठीक है। और क्या होगी दूसरी लाल, तो 8 में से 1 निकल गई तो 7/17, 7 चौक 28/153। सही तो है, सही तो है। इसने क्या दिया है, इसने क्या दिया है 16/81, 20/81, 17 निमा 153 ही होते हैं। 40/81, 81 क्यों आ रहा है, 81 क्यों आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है अपना, बिल्कुल सही। शायद क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है ना। कोई दो बंदे हैं ए और बी और कोई प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को ए के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी तो है 1/2 और बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और स्वतंत्र रूप से ना, इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, साफ साफ बोला इंडिपेंडेंटली। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से ना, दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है और उनमें से तथ्य तो कोई एक समस्या हल कर लेता है ना, एग्जैक्टली वन कोई एक सोल्व कर ले या समस्या हल हो जाती है। हल होने का मतलब क्या है, एक भी हल कर ले या ए हल कर ले या बी हल कर ले या दोनों हल कर ले ना, ठीक है, ए या बी या दोनों। तो पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/2 और बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है 1/3 है ना। अब फर्स्ट पार्ट में समस्या हल हो जाती है ना, मतलब या तो समस्या को ए हल कर ले या बी हल कर ले या दोनों हल कर ले, समस्या हल होनी चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए हल कर ले या बी हल कर ले या दोनों हल कर ले, है ना। इसका फॉर्मूला मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दो 1/2 प्लस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्यों इसकी जगह लिखा, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है ना, तो वैल्यू पुट कर दो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो एलसीएम आया 6 है ना, 3 2 6, 3 + 2 -1 तो 5 - 1 4/6 तो 2/3। समस्या हल हो जाए, या तो ए हल कर ले या बी हल कर ले या दोनों हल कर ले, तो समस्या हल होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 है ना। सेकंड पार्ट में क्या बोला, उनमें से तथ्य है कोई एक समस्या हल कर ले ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो सोल्व कर ले एंड बी सोल्व ना करे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सोल्व ना करे एंड बी सोल्व कर ले, ये हमें चाहिए इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू। देखो ना, उनमें से कोई एक सोल्व कर ले, एक सोल्व कर ले, बी दूसरा सोल्व नहीं करे, है ना। तथ्य तो एग्जैक्टली वन सोल्व करे दूसरा ना करे, तो ए सोल्व करेगा तो बी नहीं करेगा, या क्या होगा बी सोल्व करेगा तो ए नहीं करेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों इनकी जगह ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, सिंस, ये रीजन है, सिंस ए एंड बी आर
इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं ना, अपने लिखा था। चलो जी, तो ये तो पड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इसकी जगह क्या लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों किया? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश है नहीं मेरे पास, लेकिन ए है ना। चलो जी, अब जो वैल्यू है पुट कर दो। ए की प्रोबेबिलिटी की होनी चाहिए 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो 1/2 इंटू 3 2/3 प्लस हाफ इंटू 1/3। ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम 6, 2 + 1 तो 3/2, 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स कितनी आएगी 3/6, तो मतलब 1/2। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14th 13.2 में 14th है 2/3 और इधर है 1/2, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा से निकाला गया ना। एक वेल सफल्ड 52 कार्ड का एक डेक है ना, उसमें से एक कार्ड को चूज किया जाता है। निम्न में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं। आपको चेक करना है, नीचे इवेंट दे रखे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब उन दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों के अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ गई तो है, नहीं तो नहीं है ना। तो मैं आंसर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आंसर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख दिया आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो कितने हैं 52 कार्ड है ना। तो फर्स्ट पार्ट यहीं से है ना, फर्स्ट। और ये एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने होंगे? हुक्म के कितने पत्ते हैं 13, और निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ और वो कितने होंगे 4। भी ई इवेंट तो निकाला गया पत्ता क्या है हुक्म का है, और एफ इवेंट के निकाला गया पत्ता क्या है इक्का है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ है ना, निकाला गया पत्ता हुक्म का भी और इक्का भी हो, तो कैसे कितने पत्ते होंगे? एक ही होगा ना, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये समझ में तो आ गया। हुक्म के पत्ते कितने होंगे 13 और इक्के कितने होते हैं 4। तो ऐसा कोई पत्ता है क्या? इसका मतलब क्या, जो हुक्म का भी पत्ता है और इक्का भी हो, तो ऐसे कितने होंगे? एक इक्का होगा जो हुक्म का होगा ना, ठीक है। तो क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये वाला फॉर्मूला अपन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कार्ड से 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ते को चूज करना सारे क्या है इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी समान है। तो ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हुआ 1/52, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कितने एलिमेंट है 13/52, तो 1/4 नंबर सेकंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी है 4/52, तो 1/13 नंबर थर्ड बाय फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड है ना। क्या होगा इन दोनों का गुणा इसके बराबर है कि हाँ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स कितना है 1/52। देखो ना इन दोनों का गुणा 1/13 है ना। तो यस है ना, यस ई एंड एफ आर आई ई, ये तो इंडिपेंडेंट है फर्स्ट पार्ट वाले। सेकंड पार्ट में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, निकाला गया पत्ता काले रंग का है तो 13। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, निकाला गया पत्ता बादशाह है 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, बादशाह भी और काले रंग का हो तो 2। कितने होंगे 2। काले बादशाह कितने होते हैं? इसका मतलब क्या काले रंग का पत्ता भी होना चाहिए और बादशाह भी होना चाहिए। काले बादशाह कितने होते हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/52, तो 1/26 नंबर फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये इसी क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन के अंदर सारी बातें लिखेंगे तो एक इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 13/52 तो 1/4 नंबर 5th। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब निकाला गया पत्ता बादशाह 4/52 तो 1/13 नंबर 6th। इन दोनों का गुणा इसके बराबर नहीं है ना, तो बाय 4th, 5th एंड 6th प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, ठीक है, ये हैं फर्स्ट वाले, ये नहीं है। थर्ड की बात करते हैं तो ई जो इवेंट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? देखो निकाला गया पत्ता बेगम या बादशाह हो ना, तो ताश के 52 पत्तों में बेगम या बादशाह कितने होते हैं? 4 और 4, 4 बेगम 4 बादशाह, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम हो, वो भी कितने होते हैं? 8। और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है ना, एलिमेंट एफ, इसमें कौन से हैं? बेगम और बादशाह। इसमें कौन से हैं? बेगम और गुलाम। तो दोनों में कॉमन क्या है? बेगम, जो कितनी है? 4 है। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 4/52 तो 4/52 तो 1/13 नंबर 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 8/52, 4 की टेबल में 2 और 4 की टेबल में 13 चौक 52 नंबर 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 8/52 तो 2/13। ठीक है, नंबर 9, नंबर 9 चेक कर लो एक बार है ना। हाँ, चेक कर लो क्या है। निकाला गया पत्ता बेगम या बादशाह है। बेगम या बादशाह, तो बेगम कितनी है? 4 और बादशाह भी कितने हैं? 4, तो 4 4 8। बेगम या गुलाम है तो 4 8, कॉमन 4 है ना, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इन दोनों का गुणा कितना आएगा? 4/13 इंटू 13 है ना, 4/13 इंटू 13 169 बराबर नहीं है ना, तो बाय 7, 8 एंड 9th प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। चेक कर ले रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला है, सेकंड और थर्ड नहीं है ना। कौन कौन स्वतंत्र हैं? इसने क्या बोला है? 15th क्वेश्चन 13.2 में 15th ये क्या करो बोल रहा है? फर्स्ट और सेकंड है भी। फर्स्ट और सेकंड क्या है? निकाला गया पत्ता काले रंग का है। काले रंग के कितने पत्ते हैं? 26 और बादशाह कितने हैं? 4। तो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 26/2 तो 1/2 है ना, बाकी सही है। तो 1/4 कहाँ था? इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ बराबर आ गया भाई, बराबर आ गया, बराबर आ गया, बराबर आ गया। देखो ना काले पत्ते 26 होंगे ना, तो इन दोनों का गुणा 1/26 आ जाएगा है ना, आर इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो फर्स्ट और सेकंड तो है, थर्ड वाला नहीं है। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों को बाहर पढ़ते हैं ना। कोई हॉस्टल है, उसमें जो स्टूडेंट है उनमें से 60% तो हिंदी और 40% अंग्रेजी और 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं ना। मतलब परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब 100 में से 40 या 100 में से 60 है ना। तो एक छात्रा का यादृच्छिक से चयन किया जाता है, रैंडमली उनमें से एक स्टूडेंट को चूज किया जाता है। तो नीचे कुछ इवेंट डिफाइन करके उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखते हैं पहले जो गिवन दे रखी है वैल्यू लिखते हैं ना। गिवन आंसर में माना हिंदी पढ़ने वाली घटना है ना, वाली घटना H व अंग्रेजी वाली क्या है
जी है या ई है ना, ई इंग्लिश ई है, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच, हिंदी पढ़ने के कितने 60%, मतलब 60/100, 0 मतलब 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश 40%, तो इसके हिसाब से क्या जाएगा 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश क्या है 20%, तो क्या जाएगा 0.2, है ना। प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज में, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 और ये 16 हो गया ना, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में दो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, न हिंदी एंड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नोट एंड ई नोट, है ना, न तो हिंदी और न इंग्लिश, है ना। तो क्या होगा डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई यूनियन एच का होल नोट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत बार लगा दिया, तो अब लिखने की जरूरत नहीं, लिखना चाहो तो लिख देना ना, ये रीजन दे देना, डी मॉर्गन्स लॉ और यहाँ भी रीजन। तो 1 माइनस ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ई, है ना। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखने से वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, फिर भी एच और ई, तो एच ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस ब्रैकेट 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, तो 1 माइनस ये कितना हो गया 6 प्लस 2 0.8 तो कितना हो गया 0.2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी एंड नोर इंग्लिश, ठीक है भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट, ठीक है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये तो हमें पता है कि हिंदी का तो अखबार पढ़ती है, ये घटना तो घटित हो चुकी, तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की होने वाली प्रायिकता ज्ञात करो ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन जी हैज बीन अकर्ड, मतलब हिंदी का हिंदी को एच से ना, हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, ये तो हमें पता है, उसके अंग्रेजी का भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो 13.1 के अंदर पढ़ी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच, वैल्यू पुट कर दो। ये इंटरसेक्शन एच की वैल्यू अपन ने भी निकाली है, कि निकाली नहीं है ही, एच इंटरसेक्शन ही है ना, 0.2 अपॉन एच कितनी है 0.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, काट दिया तो 1/3, तो ई बाई एच, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो किसकी प्रोबेबिलिटी, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का भी पढ़ने की ना, ये हमें पता है कि वो इंग्लिश का तो पढ़ती है, हिंदी वाले की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, ये तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हमें पता है कि अंग्रेजी का अखबार तो जी वो पढ़ती है, उसका हिंदी का भी पढ़ने की ज्ञात करो, तो ई तो हो गया, अंग्रेजी का तो पढ़ती है, हिंदी की ज्ञात करनी है ना, तो ये तो इवेंट हो चुका, और एच की फाइंड करनी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन ई की कितनी है 0.444, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1/2, तो एच बाई व्हेन ई हैज़ बीन अकर्ड। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 13.2 में क्वेश्चन नंबर 16 है 1/5, पॉइंट हटाऊंगा तो 2/10 1/5, ठीक है, 1/3 और 1/2 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों बोर्ड पे हैं, और दोनों के हैं एमसीक्यू हैं, ऑप्शनल है ना। देखो 17 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है ना, एक डाई का पेयर, मतलब दो पासों को एक साथ उछाला गया, ठीक है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न में से क्या है ना। सम इवन नंबर भी हो दोनों पासों पे ना, दोनों डाई पे इवन नंबर भी होना चाहिए एंड प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसे मतलब ऐसे कौन से नंबर हैं जो इवन भी हो और प्राइम भी हो ना। तो यहाँ भी एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास 2, यहाँ भी 2, ये ऑप्शन है।
ऑप्शन कितना 2 है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ है और एक ही ऑप्शन यहाँ है, तो 1/6 इंटू 1/6 तो कितनी आएगी 1/36 है क्या, कहीं भी यही है ना, यही है ना। शो का कहना टिक करना अपन को, तो देखो ना दोबारा समझ लो, 2 डाई को थ्रो किया जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे 36, जो अपन 10th क्लास से लिखते हुए आ रहे हैं ना। पहले पास से भी दोनों पासों पर संख्या कैसे होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए, इवन और प्राइम नंबर। तो एक ही ऑप्शन है, देखो ना 1 से लेके 6 तक के जो आउटकम है प्रत्येक डाई पे, है ना, उनमें से इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी होते हैं, एक ही ऑप्शन है, यहाँ भी एक ऑप्शन है, यहाँ भी एक ऑप्शन है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 और पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 1/36, तो कितने होगी 1/36। तो आंसर कौन सा है, डी इज और करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th नंबर देखते हैं। 2 घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटते हैं ना, 2 घटनाएं इंडिपेंडेंट कब कहते हैं, 2 इवेंट को इंडिपेंडेंट कब कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो सकती है क्या, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, है ना। और इसको मैं यूँ लिखता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको लिखते हैं नहीं, इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इसको यूँ लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा है हमारा, बी इज और करेक्ट आंसर, है ना। वैसे भी ये 3 नहीं है तो बचा यही होगा ना। चलो जी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।